नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है करियर नेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमी सेक्शन को। इकोनॉमी मुख्य रूप से बैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो हमारा जो फोकस होगा वो भी बैंकिंग के लिए ही होगा। अब हम एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता देते हैं कि इकोनॉमी जो बैंकिंग के लिए है, एसएससी के लिए क्यों नहीं है, या अगर एसएससी में आता है बैंक इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो उसमें और जो बैंकिंग के क्वेश्चन है उसमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो इकोनॉमी सेक्शन यहाँ पर बैंकिंग के लिए मैंने कहा, एसएससी के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की तैयारी करेगा। अब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन अगर इसका हिंदी करें हम लोग इकोनॉमी का, तो इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था, और इसका अगर हिंदी करें तो इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है और अर्थव्यवस्था जो है उसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये प्रेजेंट की बात करता है और ये मूल रूप से पास्ट की बात करता है। पास्ट की कैसे बात करता है? पहले से जो प्रिंसिपल्स, जो थ्योरीज, जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। जबकि इकोनॉमी के अंदर जो आज प्रेजेंट में हो रहा है, जो चेंजेज हो रहे हैं, जो सिस्टम है जो हमारे इकोनॉमी, हमारे इकोसिस्टम को चलाता है, तो उनके बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हम लोग इकोनॉमी सेक्शन के अंदर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम थ्योरीज की बात कर सकते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पे बात करेंगे अगर तो हम किसी के प्रिंसिपल की बात करेंगे, फिलिप्स थ्योरी की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम आरबीआई की बात करेंगे, आरबीआई प्रेजेंट में क्या कर रहा है उसकी बात करेंगे, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, कब आती है, कैसे आती है, किस लिए आती है, उसकी बात जब करेंगे तो हम इकोनॉमी के अंदर करेंगे। यहाँ पे हम सरकार को चलाने की व्यवस्था के कंसेप्ट्स जो पहले से दिए गए हैं किसी इकोनॉमिस्ट के द्वारा उसकी बात करेंगे। जबकि अगर हम इकोनॉमी के अंदर उस चीज़ को बात करेंगे तो वो फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी, राजकोषीय नीति होगी, राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या चेंजेज आ रहे हैं उसकी बात होगी। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस है। तो जब तैयारी कर रहे हैं आप बैंकिंग की, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? वो इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? इकोनॉमिक्स के ऊपर होना चाहिए। तो ये तो हो गया सबसे बड़ी बात कि इकोनॉमी हम लोग करेंगे, इकोनॉमिक्स पे अभी हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोगों का मेन फोकस क्या है? वो बैंकिंग होगा। तो इस तरीके से हम अब जब बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के जो कुछ सेक्शंस हैं उसकी भी बात कर लें। इकोनॉमी अलग अलग तरीके से किसी देश के लिए निर्धारित की जाती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मामला है वो ये है कि कोई इकोनॉमी जो है वो किस टाइप की है। अगर हम इकोनॉमी की टाइप की बात करें तो ये भी अलग अलग बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी इकोनॉमी में कंट्रोल के ऊपर, तो अगर हमारा आधार जो है अगर वो कंट्रोल है तो इस कंडीशन में जो इकोनॉमी का कैटेगराइजेशन हो जाएगा वो अलग अलग 3 तरीके से हो सकता है। अगर जो इकोनॉमी है उस पर कंट्रोल प्राइवेट लोगों का ज़्यादा है तो इस कंडीशन में ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाएगी। ये इकोनॉमी कैसे हो जाएगी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन यही चीज़ अगर कंट्रोल मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है या कहीं कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाएगी। ये कैपिटलिस्ट में प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होता है मैक्सिमम चीज़ों पर, और सोशलिस्ट में मैक्सिमम चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यहाँ पर पीएसयूज की बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, जबकि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड जो चीज़ें हैं उसकी बात करेंगे।
यहाँ पर निजी हाथों में कंट्रोल होगा हर चीज़ का, जबकि यहाँ पे कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। लेकिन एक व्यवस्था और है जो इन दोनों का मिक्स है, इसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही तरह के सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे कि अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया में इकोनॉमी में प्राइवेट लोगों का भी योगदान है और पीएसयूज का भी योगदान है। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स इकोनॉमी है। अगर हम यूएस की इकोनॉमी की बात करें तो ये इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अगर हम रसिया की बात करें, अगर हम चाइना की बात करें तो ये इकोनॉमीज कैसी हैं? सोशलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेनिन और चाइना के अंदर माओ का प्रभाव था। उन्होंने सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म को अपनाया और उन्होंने अपने देश का विकास, देश का आर्थिक विकास कहें, सोशलिस्ट रूप से करना शुरू किया। तो उनके यहाँ ये व्यवस्था सोशलिस्ट के रूप में है। लेकिन अब रसिया या चाइना भी पूरी तरीके से सोशलिस्ट नहीं हैं, ये भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, या कहें कि विदेशी फंड्स को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं, जिससे कि कैपिटलाइजेशन या कहें कि कैपिटलिस्ट एक्टिविटी जो है वो रसिया और चाइना के अंदर भी हो रही है। तो अभी आज के समय में प्योरली कोई भी देश सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं है। इसी तरीके से अगर कंट्रोल को हम लोग समझ लिए तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट के आधार पर, तो डेवलपमेंट जो है उसके आधार पर हम बात करें तो इसको भी हम किसी इकोनॉमी को 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 हिस्सों में डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। और ये जो 3 कंट्रीज, 3 टाइप कंट्रीज हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्रम में अभी कोई देश किस जगह तक पहुंचा है, इस बात को अगर समझा जाए तो उनको 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। डेवलप्ड कंडीशन में, डेवलपिंग कंडीशन में और अंडर डेवलप्ड कंडीशन में। अभी डेवलपमेंट की शुरुआत ही नहीं हुई। इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए अगर एक छोटा सा चार्ट समझा जाए तो शायद समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर हम एक चार्ट बनाएं और इस चार्ट में आप देखें कि ये जो है वो ये साइज ऑफ जीडीपी या इकोनॉमी आप कह सकते हैं, और ये ग्रोथ रेट है। तो इस कंडीशन में इस ग्राफ को आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई देश ग्रोथ करता है। मतलब वो अंडर डेवलप्ड कंडीशन से डेवलपिंग कंडीशन और डेवलपिंग कंडीशन से डेवलप्ड कंडीशन में इंटर करता है, या उसका जो कैटेगराइजेशन है उस हिसाब से हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसी देश की स्थिति को कि उसका यहाँ पर स्थिति है, तो यहाँ पर स्थिति है मतलब ग्रोथ रेट बहुत ही कम है और साइज ऑफ द जीडीपी या साइज ऑफ द होल इकोनॉमी जो है वो भी बहुत छोटा है। तो इस कंडीशन को हम लोग अंडर डेवलप्ड कंडीशन कहेंगे। ये अंडर डेवलप्ड कंडीशन है। अब धीरे धीरे उसके इकोनॉमी में विकास होना शुरू हुआ, विकास की गति बढ़नी शुरू हुई। जैसे जैसे विकास की गति बढ़ती गई उसका इकोनॉमी का साइज भी बड़ा होता गया। अब जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होता जाएगा और ग्रोथ बढ़ना शुरू होगा तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डेवलपिंग कंडीशन। एक समय आएगा जब वो अपने विकास के अंतिम पीक पर पहुंचेगा, विकास फिर धीरे धीरे स्लो होना शुरू होगी, लेकिन फिर भी बहुत तेज विकास होगी। लेकिन अब तक उसका
इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक विकास की गति तेज होगी हम लोग उसे डेवलपिंग कंडीशन में ही कहेंगे। तो ये डेवलपिंग कंडीशन की कंट्रीज हो गई जिसमें कि फास्ट ग्रोथ हो रहा है, बट द साइज ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट सो मच हाई। तो उतना बड़ा साइज नहीं हुआ है, अभी थोड़ा छोटा है, लेकिन ग्रोथ लगातार तेज हो रहा है। अब एक लिमिट के बाद मान लीजिए ये कंडीशन यहाँ है किसी कंट्री के, यहाँ पर जो साइज ऑफ द इकोनॉमी है आप देखें ये साइज हो गई है और अब ये बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसका जो ग्रोथ है वो लगभग ग्रोथ रेट यही अंडर डेवलप्ड के जैसा ही है। जैसे मान लीजिए ये अगर 1% यहाँ था तो 1% का ग्रोथ ही यहाँ इसके साथ भी है, लेकिन यहाँ पर अगर इस कंट्री की डेवलपमेंट जो है या साइज ऑफ द कंट्री जो है वो कम था, बहुत छोटा था, उसकी तुलना में ये अब बहुत बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से अगर कोई कंट्री लेस ग्रोथ के साथ बड़े साइज की इकोनॉमी है तो वो डेवलप्ड कही जाएगी। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को हम लोग समझ सकते हैं कि आज के समय में जो हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हम कैसे चीज़ों को पढ़ रहे हैं। क्योंकि बैंकिंग सेक्शन में जो इकोनॉमी का पार्ट होगा, आगे जैसे जो कॉमन एग्ज़ाम होना है, कॉमन एग्ज़ाम होने के बाद भी बैंकिंग सेक्शन के लिए एक अलग एग्ज़ाम होगा, तो उस समय आपको ये इकोनॉमी की ज़रूरत होगी। तो इस चीज़ को आप आसानी से अब समझ सकते हैं। कम से कम कितने वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए जो यहाँ से आप सीख लें, वो है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी, और अपने देश के हिसाब से भी कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स इकोनॉमी है। उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब हमारा देश जो है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इंडिया, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत तेज़ है और अभी हम लोग पीक तक भी नहीं पहुँचे हैं, हम लोग बहुत माने पोटेंशियल हम में बाकी है। हमारा जो साइज ऑफ इकोनॉमी जो है वो हमारे साइज के हिसाब से अभी बहुत कम है। हमारे लोग 130 करोड़ हैं, लेकिन उनके हिसाब से अभी भी ग्रोथ नहीं हुई है, मतलब अभी ग्रोथ बहुत बाकी है। तो इस तरीके से अभी हम लोग डेवलपिंग कंडीशन में हैं और कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ का नाम अंडर डेवलप्ड कंडीशंस में आता है, जहाँ पर कि अभी शुरुआत ही नहीं है ग्रोथ की या अभी अभी शुरुआत हुई है, तो अभी भी वो अंडर डेवलप्ड कंडीशन में है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ये बात समझने के लिए आसान हो जाएगा कि किस तरीके से हम इकोनॉमी सेक्शन को समझते हैं। धन्यवाद।